गुड इवनिंग, वेलकम टू द ज्ञान गर्ल। आज मेरे साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने के लिए। यूएस से अभी डिपोर्टेशन हुआ है कई सारे इंडियंस का। 104 इंडियंस अभी भारत उनकी वापसी कराई गई है और यही कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी आई है उसके बाद कि जो भी लीगली वहां पे रह रहे थे उन सबको वापस से भेजा गया है। लेकिन खास बात यह है कि उनके ही जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उस पर भेजा गया है। दूसरी बात, वो इस बार इस कंडीशन में थे जिस पर हर भारतीय को एतराज है कि किस तरह से उन्हें बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया और उसे इनह्यूमन करार दिया जा रहा है। हालांकि जो भारत के ईओएमबी है जयशंकर, उन्होंने ही पार्लियामेंट में कह दिया कि यही सही तरीका है। पहले भी डिपोर्टेशन जब हुआ है वो काफी बड़ी तादाद में भारतीयों का जो कि इलीगली वहां रह रहे थे उनका हो चुका और काफी बड़ी तादाद में हुआ है और ऐसे ही उन्हें लाया जाता था, तो कहीं से भी इसे इलीगली करार नहीं दे रहे। लेकिन अगली जो अब इंडियंस आने वाले हैं, दोबारा से कुछ और इंडियंस को वहां से भेजा जाएगा और इस बार कहा जा रहा है कि ये ध्यान में रखा जाएगा कि वो शैकल्स में नहीं हो, बेड़ियों में नहीं हो और इस बारी पूरे उनके मानवीय अधिकारों की रक्षा की जाएगी। फिलहाल इस पूरे इशू पर बात करने के लिए और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि देश की राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं कोई फ्लाइट लैंड हुई अगर डिपोर्टेशन हुआ है इस बार? क्यों अमृतसर को चुना गया है जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं डेस्टिनेशन आउटडोर फ्लाइट्स जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करता है उसके लिए, क्यों उसे को चुना गया? और जिस तरह से अब इस टाइम पॉलिटिक्स भी हो रही है कि पंजाब को वैसे तवज्जो नहीं दी जाती है सेंटर की तरफ से और तवज्जो दी गई है तो नेगेटिव चीजों में दी जाती है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है, मिस्टर प्रभजोत सिंह, जो कि ट्रिब्यून में रह चुके हैं, द ट्रिब्यून में एडिटर भी रह चुके हैं और बहुत सारी और एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस में भी वो रह चुके हैं। मेरे साथ प्रभजोत सिंह है। हेलो सर, हाउ आर यू? Very fine. Thank you, Shikha ji. Thank you very much. How are you? आई एम गुड सर। बहुत काफी लंबे टाइम बाद हमारी बातचीत हो रही है और जी मेरे दिमाग में एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर, जिन्होंने बहुत सालों तक बहुत ज्यादा इंटरनेशनल और नेशनल मैटर्स को देखा है, डिफेंस के मैटर्स को देखा है, इंटरनेशनली बहुत सारे इश्यूज को आपने टच किया है। तो आप इस मैटर को किस तरह से देखते हैं? डिपोर्टेशन पहले भी बहुत बार हुआ होगा लेकिन इस बार इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया है ये इशू, वो आपको क्यों लगता है? देखिए शिखा जी, दो बातें बड़ी इसमें क्लियर हुई हैं। एक तो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जब इलेक्शन हो गई नवंबर में, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था अपने, इवन जो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने एक इशू बना लिया था कि जो अमेरिका को जो जो इश्यूज उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बहुत बड़े इश्यूज हैं, वो उनको बिल्कुल आते ही फर्स्ट जो ऑर्डर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा, वो यही होगा कि वो इन इश्यूज को एड्रेस करें। उनमें से मेन इशू था इलीगल जो हो रही है मूवमेंट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, मेनली थ्रू मैक्सिको एंड पार्टली थ्रू कनाडा। राइट। तो उन्होंने कहा था, थ्रेट किया था कि मैं इन दोनों देशों पे, बिकॉज इन देशों से लोग आ रहे हैं इलीगल बहुत सारे। और जब पिछली टर्म थी तो उन्होंने मेक्सिको के साथ, अमेरिका के साथ एक वॉल भी बनाया था कि वो उस तरफ से जो इमिग्रेशन होती है बहुत लार्ज स्केल होती है, उसको रोकने के लिए। लेकिन उनकी टर्म में वो जो वॉल थी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। उन्होंने कहा था इस बार वो, एक तो ये इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम मैक्सिको एज वेल एज कनाडा, वो रोकेंगे। नंबर दो, एक बहुत बड़ा इशू है अमेरिकन यूथ के लिए कि वो ड्रग का, फेनाट्रिल की जो ड्रग है वो बहुत ज्यादा वहाँ उसके साथ डेथ हो रही है। तो उन्होंने कहा था ये भी दोनों थ्रू मैक्सिको और कनाडा के बॉर्डर से आती हैं, इनको भी रोकने के लिए अगर ये दोनों गवर्नमेंट्स कोई एक्शन नहीं लेती तो इन पे दोनों देशों पे वो टैरिफ लगाएंगे, जो उन्होंने लिया अब, लेकिन फिलहाल रोक दिया है कनाडा वाला 25% का टैरिफ। तो ये इशू उन्होंने कहा था कि दोनों गवर्नमेंट एक्ट करें, और कनाडा गवर्नमेंट ने काफी उस पर एक्शन किया, मीटिंग्स की उन्होंने, अपनी बॉर्डर की जो उसको री करने के लिए 1.3 बिलियन का बजट भी रखा कि वो ड्रोन्स लगाएंगे, हेलीकॉप्टर लगाएंगे, मैन फोर्स लगाएंगे और सारा स्ट्रेंथन करेंगे। और कनाडा की तरफ से जो स्मगलिंग है दोनों की बहुत कम है, लेकिन मैक्सिको से बहुत ज्यादा है। इस अनाउंसमेंट के बावजूद भी, देखिए अब ये अनाउंसमेंट उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में की थी, उसके बावजूद भी जो हमारे ट्रैवल एजेंट हैं, स्पेशली जो इंडियन ओरिजिन के हैं, एशियन ओरिजिन के हैं, चाहे वो कनाडा में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे इंडिया में है,
उन्होंने कभी भी इसको सीरियसली नहीं लिया और लोगों को, हमारे यूथ को मिसगाइड करके अभी तक भेज रहे हैं वो। जबकि उनको मालूम है कि अब इतनी स्ट्रिक्टनेस हो गई है, जब भी जाएगा इमीडिएटली पकड़ा जाएगा, उसको डिपोर्टेशन कैंप में जो कैंप्स हैं और डिटेंशन कैंप्स में ले जाया जाएगा, वहाँ रखा जाएगा, उसके बाद इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब जिन बच्चों की आपने बात की, जिन लोगों की आपने बात की, 104 लोगों की बात की है जो भारत आए हैं पहले उसमें एयरक्राफ्ट में, जो अमेरिकन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट था, अमृतसर लैंड किया। तो वो सारे लोग अगर आप देखिए तो वो सारे ही जनवरी में उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश किया है। मोस्ट ऑफ देम कि जनवरी के 3rd वीक और 4th वीक में मेक्सिको से उन्होंने क्रॉस किया और उनको उसके बाद डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया, उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया। हाँ, कुछ लोग हैं जो पहले गए थे 3 महीने, 4 महीने पहले या 2 महीने पहले, कुछ के पास जो वीज़ा थे वो पहले से थे, या कुछ के पास बिल्कुल वीज़ा नहीं थे, या कुछ के पास जो वीज़ा थे स्टूडेंट वीज़ा के, कनाडा के वीज़ा भी थे। लेकिन उनको एजेंटों ने वहाँ गाइड किया कि एक बहुत बड़ा रैकेट हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अभी बस्ट किया था, जिसमें कुछ कंपनियाँ थी गुजरात की। उन्होंने क्या किया था कि बच्चों को जो वीज़ा मिल जाता है, स्टूडेंट वीज़ा कनाडा का, वहाँ कनाडा जाएँगे, कनाडा जाके कॉलेज में जाके इमीडिएटली अपनी फीस का रिफंड करेंगे और रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद उनको डंकी रूट के राही वो अमेरिका ले जाएँगे। तो उस रूट से बहुत सारे लोग अमेरिका ले जाए जा रहे थे और ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये जो बहुत बड़ा नेटवर्क था इसको बस्ट किया था। आपने सारे बहुत न्यूज़पेपर्स में इसका, मीडिया में बहुत हाइलाइट हुआ था। लेकिन इसके बावजूद, इतनी वार्निंग्स के बावजूद भी लोग अभी भी अमेरिका जाने को बिल्कुल कुछ भी करने को तैयार हैं। जितना भी पैसा लगे, जितनी भी एफर्ट लगे और जितनी भी सफरिंग हो, उसके लिए तैयार हैं कि उनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है कि यूएस जाना। सो ये एक रूट ऐसा बन गया है जिसमें मुझे लगता है कि इसमें हमारी गवर्नमेंट की बहुत फेलियर है। हुँ, इसलिए कि जब मालूम है कि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं और कनाडा ने भी कहा है कि हम डिपोर्ट कर देंगे, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर दी हैं, अमेरिका ने भी कहा हम डिपोर्ट कर देंगे, फिर भी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा अवेयरनेस कैंपेन नहीं लॉन्च किया। लोग इतना बड़ा-बड़ा लोन लेके अपने हुँ, लैंड होल्डिंग्स बेच के, अपने लोन लेके बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, उनको मालूम है कि वहाँ अभी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट्स ने लॉ चेंज कर दिए हैं। यूएस ने तो थ्रेट ही कर दिया और उसने तो बहुत सीरियसली एक्शन भी शुरू कर दिया है और कनाडा से भी बहुत सारे लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। उन्होंने जो स्टूडेंट इनटेक है वो भी कम कर दी है। तो वैसे ही दूसरी कैटेगरी थे, एक्सप्रेस एंट्री थी, वो भी चेंज कर दी है। और जो अ अ, बाकी स्कीम्स थी, उसमें भी बहुत चेंजेस लगा दिए हैं कि वो लोग नहीं चाहते, बिकॉज़ वहाँ भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट की है, हाउसिंग की प्रॉब्लम है, अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है, महँगाई की प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे किसी ने अपने यूथ को, अपने लोगों को इस पे अवेयरनेस नहीं नहीं क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है और इसलिए क्या हो रहा है कि अब हमें ये जो फेस करनी पड़ रही है, नामोशी फेस करनी पड़ रही है, बहुत अनप्लेज़ेंटनेस हो रही है और बहुत देश की जो अ, इज़्ज़त है, नाम है, उसको बहुत सेटबैक लग रही है कि इंडियन लोग कैसे लोग हैं। देखिए हज़ारों के नंबर में वो आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, जबकि उनको मालूम है कि उनकी फेट में आगे क्या लिखा है, कैसे उनके साथ ट्रीटमेंट होने वाला है। उसके बावजूद भी वो वार्निंग को भी इग्नोर करके इस तरफ आ रहे हैं, अमेरिका की तरफ आ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएसए हो। सो जिस ढंग से लाया गया, आपने जो बात कही, वो भी इश्यू बहुत सीरियस है बिकॉज़ कभी भी ऐसे उनको ट्रीट नहीं किया जाता। ठीक है, वो इल्लीगल थे, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे यूएस जाने के, कुछ के पास तो डॉक्यूमेंट भी थे लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट थे वो कनाडा के लिए थे या नहीं थे। कुछ भी हो, जब उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया कि वो इंडियंस हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको एक्सेप्ट ही कर लिया, तो भारत की गवर्नमेंट को भी चाहिए था वापस लाने के लिए। अब हम डिफरेंट कंट्रीज़ में जो लोग स्ट्रेंड हो जाते हैं, जैसे रशिया में उनको फ़ौज में भर्ती कर लिया गया, उनको लाने की कोशिश की और देशों में स्ट्रेंड हो जाते हैं, जहाँ वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं, वहाँ से भी तो लाते हैं, हुँ, अपने जहाज भेज के लाते हैं, तो इनको लाने के लिए कोशिश क्यों नहीं गई? और जिस ढंग से उनको हैंडकफ करके और उनके पाँव में बेड़ियाँ डाल के लाया गया, सिर्फ़ बच्चों को, औरतों को स्पेयर किया गया, लेकिन बाकी लोगों के साथ जिस ढंग से लाया गया, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे वो बहुत बड़े क्रिमिनल्स हों। हुँ, ठीक है, उन्होंने लॉ तो वायलेट किया है,
लेकिन इतना नहीं किया कि उनको इस ह्यूमिलिएशन के साथ डिपोर्ट किया जाए। सर, ये बीबीसी ने अभी रिसेंट कुछ स्टिल्स भी अपलोड की है। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इंटरव्यू किए, 104 लोगों के। उसमें से पंजाब के भी बहुत थे, हरियाणा के भी बहुत थे। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारे पास प्रॉपर वीज़ा एंड डॉक्यूमेंट्स थे, फिर भी हमें डिपोर्ट किया गया है। क्या कुछ ऐसे रूल्स भी इम्प्लीमेंट हुए हैं कि डंकी रूट के अलावा भी बहुत सारे, जैसे एक तो आपने बोला कि वाया कनाडा भी लेके जाते हैं, कुछ और भी कुछ ऐसा हिडन पॉलिसी में बदलाव हुआ है जो कि अभी भी लोगों को नहीं पता है? और लोग तो कह रहे हैं हमारे पास वीज़ा भी था प्रॉपरली, हम काफ़ी टाइम से रह रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हमें भी डिपोर्ट कर दिया गया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इस बार तो नहीं हुआ ऐसा, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कह दिया जो लॉ चेंज किए हैं, सबसे जो बड़ा लॉ चेंज किया है, लेकिन उसको भी किसी ने कोर्ट मूव करके सुप्रीम कोर्ट हाँ, वो अमेरिका की उसमें स्टे ले लिया है, वो है बाय बर्थ। बाय बर्थ वाला। हाँ। जिनके पेरेंट्स दोनों में से एक पेरेंट या तो उसके पास ग्रीन कार्ड नहीं है या अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन जिस बच्चे का बर्थ अमेरिका में हुआ उसको पहले नॉर्मली सिटीजनशिप अमेरिका की मिल जाती थी। उसके बच्चे के नाम पे ही उनके पेरेंट्स को या किसी को फिर अप्लाई करना आसान हो जाता था ग्रीन कार्ड के लिए या सिटीजनशिप के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जिसके पेरेंट्स या एक पेरेंट कम से कम अमेरिकन सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है और जिन्होंने उसमें बर्थ लिया है उसको वो राइट नहीं मिलेगा, वो राइट उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, लेकिन somebody went to court, कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। अभी वो स्टे एक कैटेगरी है, लेकिन उसमें अभी डिपोर्टेशन शुरू नहीं हुई है, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। हुँ, ये जो वो लोग हैं जो इलीगली जिन्होंने क्रॉस किया था थ्रू मेक्सिको या कनाडा से और जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे पासपोर्ट है, वो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है या जिनके पास कनाडा का वीज़ा था, वो भी वैलिड माना जाता है, लेकिन उनके पास अमेरिका में स्टे करने के नंबर 1, नंबर 2 अगर आपके पास विज़िटर वीज़ा है, तो आप काम कर रहे हैं जिसकी आपकी परमिशन नहीं है। हुँ, बिकॉज़ आप विज़िटर आए हो, आप विज़िटर वीज़ा पे काम नहीं कर सकते। हुँ, तो वो जो कैटेगरीज़ होती हैं, उसमें आपके पास डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है, वो वैलिड नहीं है। बिकॉज़ अगर आप घूमने आए, घूमो-फिरो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, लेकिन अगर आप इल्लीगली काम करते पकड़े गए हो, वर्क प्लेस पे पकड़े गए हो, फिर आपको वो डिपोर्ट करते हैं कि आपके पास ऑथराइज़ेशन नहीं थी काम करने की। ये एक क्लॉज़ है ऐसी जिसमें बहुत सारे लोग क्योंकि हमारे लोग तो सिर्फ़ रहने घूमने तो जाते नहीं, जो ये लोग हैं। ये तो अपना करियर बनाने अमेरिका को अपना सेकंड होम या अपना होम बनाने गए थे और वहाँ जाके जो अपने डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, वो इनको अंडर एम्प्लॉय करते हैं। जैसे मिनिमम वेजेस जो हैं से इन कनाडा $17 पर आवर या $15 है, तो उनको $8 पे, $4 पे, $6 पे काम कराते हैं, खेतों में ले जाते हैं, इकट्ठे रखते हैं। तो ऐसे जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, जिनके पास लीगली वर्क करने का परमिशन नहीं होता, उनको वो यूज़ करते हैं जो वहाँ के एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, उनको अंडर एम्प्लॉय करते हैं, उनसे काम लेते हैं, उन पे तशद्दुद करते हैं। ऐसे लोग जब रेड होती है तो वो पकड़े जाते हैं, उनको फिर डिपोर्ट किया जाता है। ये जो पुरानी हिस्ट्री है वो यही है कि जो लोग इल्लीगली काम करते हैं, जिनके पास वर्क परमिट नहीं है, जिनके पास वहाँ जैसे ग्रीन कार्ड नहीं है, परमिशन नहीं है या उनके पास सोशल इंश्योरेंस नंबर नहीं है, तो वो काम नहीं कर सकते। तो उसके बिना जो काम करते पकड़े जाते हैं और बेशक उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट है या विजिटर वीज़ा है, तो उनको भी डिपोर्ट किया जाता है। जी। सर, ये जैसे ईओएम ने अभी बोला कि ये अमेरिका का पुराना तरीका है इस तरह से बेड़ियों में लाना, इज़ इट ओके स्टेटमेंट जो कि पार्लियामेंट में एड्रेस की गई है? नहीं, नहीं, बेड़ियों में लाना तो कभी भी नहीं था। जो डिपोर्ट होते हैं, इल्लीगल होते हैं, उनको कभी भी ऐसे इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं किया दिया जाता। हाँ, जो क्रिमिनल लोग होते हैं, जिनके पास जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, जिनकी एक्स्ट्राडिशन होती है या जो वांटेड लिस्ट पे होते हैं या जो लगता है कि थ्रेट टू सिक्योरिटी या थ्रेट टू सोसाइटी हैं, उनको ज़रूर ऐसे करके लाया जाता है। उनकी ऐसी जो डिपोर्टेशन होती है, उनको बहुत प्रोटेक्टिव कवर दिया जाता है। लेकिन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट यूज़ करना ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है। नॉर्मली उनको सिविलियन एयरक्राफ्ट में ही भेजा जाता है और उनपे जो सिस्टम है उसमें सिक्योरिटी तो पूरी होती है, लेकिन ऐसी कोई बंदिश नहीं होती कि उनको जब जहाज में ले ही जाना तो जहाज से तो कोई भाग नहीं सकता। हुँ, लेकिन पर इस बार तो उन्होंने जैसे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें सीटिंग नहीं होती। वो तो नॉर्मली जो गुड्स एंड बाकी वो अम्यूनिशन होता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है, डिफेंस फोर्सेस को उससे थ्रू सप्लाई की जाती है। उसमें नॉर्मली सोल्जर जाते हैं, लेकिन जब वो ऑपरेशन के लिए जाते हैं तब उनको एयर ड्रॉप किया जाता है, वो ऐसी प्रोविज़न होती है ऐसे एयरक्राफ्ट में। इसमें सीटिंग नहीं होती, हाँ, एक बेंच ज़रूर साइडों पे लगे होते हैं
जिस पे लोग बैठ जाते हैं और बाकी इसमें कोई साउंड की नहीं होती, इतना नॉइज़ होती है इसमें, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में ट्रैवल किया है। तो उसमें बेसिक प्रोविज़न्स नहीं होती जो आम तौर पे जब एयर ट्रैवल जो करते हैं उनको मिलती हैं। तो सर जैसे बाकी कंट्रीज हैं उन्होंने खुद के एयरक्राफ्ट भेज के अपने सिटीजन्स को मंगवाया है। तो जैसे इंडिया ने नहीं किया तो क्या मेन वजह रही है कि इस तरह के एयरक्राफ्ट को चुना गया है यूएस की तरफ से? यूएस एक मैसेज देना चाहता था, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता था कि हम इल्लीगल एलियंस को, इल्लीगल लोगों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ये मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है और इस मैसेज भी बड़े स्ट्रॉन्ग टर्म्स में देने की कोशिश की है। अब इंडिया अपने आप को क्लेम करता है कि हम यूएस के फ्रेंड्स हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दोस्त हूँ। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने जो एक मैसेज दिया है, जिसने इस जो फ्रेंडशिप को, तो दोनों देशों का एक दूसरे में जो कॉन्फिडेंस है, उसको ज़रूर शैटर कर दिया है और लोगों को लगा है कि हमारी बहुत उन्होंने इंसल्ट किया ऐसे बिहेवियर करके, ऐसा मैसेज दे के। अगर वो कह देते कि आप आइडेंटिफ़ाई कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो आप यहाँ से इनको उठा के ले जाइए, नहीं तो हम भेज देंगे, आप यू हुँ, पे द कॉस्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि कंट्री कह देते हैं कि हम एयरक्राफ्ट लगा देंगे, लेकिन कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। स्पेशल एयरक्राफ्ट ले जाएगा उनको, वापस ले आएगा और उसके लिए जो भी खर्चा आएगा, वो होस्ट कंट्री जिनके वो लोग हैं, वो पे करते हैं। हुँ, लेकिन इस केस में उन्होंने आप ही चूज़ किया और एक ऐसा एयरपोर्ट चूज़ किया, जहाँ हम जब लोग हैं पंजाब के, वो तो डिमांड करते हैं कि वहाँ से आएँ, तो आप ये कह देते हो कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की फ्लाइटें नहीं लग सकती अमृतसर से, इंडायरेक्ट लगेंगी, चंडीगढ़ से नहीं लग सकती और तो इस एरिया के लोग भी बहुत कम थे। 104 में सिर्फ 30 ही पंजाब के थे, 2 चंडीगढ़ के थे, 33 हरियाणा के और 33-34 गुजरात के थे। लेकिन उन्होंने ना दिल्ली को चूज़ किया, ना अहमदाबाद को चूज़ किया, ना किसी और एयरपोर्ट को चूज़ किया, सिर्फ़ पंजाब को चूज़ किया। जैसे आपने कहा कि लोगों में ये एक धारणा है, एक विश्वास है कि पंजाब को केंद्र देता तो कुछ नहीं है, लेकिन जब भी कोई ऐसी टाइम आता है कि उनको बदनाम किया जाए, उस अपॉर्च्युनिटी को वेस्ट नहीं जाने देते। तो ये कहते हैं कि पंजाबी लोग ही सारा ये गलत काम करते हैं, इल्लीगल इमिग्रेशन यही करते हैं, यही चाहते हैं। लेकिन ऐसा इस बात में नहीं था और वो तो सबसे नंबर 3 पे या नंबर 4 पे थे उस ग्रुप में और ऐसा होना जो बाय चॉइस अमेरिका ने किया है या इंडिया गवर्नमेंट ने उनको कहा कि वो उनको अमृतसर पे ले जाया जाए, उनको चंडीगढ़ या ना लाया जाए या दिल्ली ना लाया जाए या अहमदाबाद ना उतारा जाए या राजस्थान में किसी और एयरपोर्ट पे या बॉम्बे पे ना ले जाया जाए बिकॉज़ बॉम्बे की फ्लाइटें सबसे ज़्यादा हैं हुँ। और सबसे कन्वीनिएंट जो एयरपोर्ट था और सबके लिए नज़दीक था। गुजरात के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए और स्टेटों के जो लोग थे इसमें, उनके लिए। लेकिन उन्होंने पंजाब का जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको चूज़ किया, जिसकी बहुत क्रिटिसिज़्म हो रही है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इस पे अपना कंसर्न रेज़ किया है और कहा है क्यों पंजाब को चूज़ किया गया और स्पेशली भारत गवर्नमेंट का जो एक्शन रहा है, उसको भी लोगों ने कहा कि पंजाब इन भारत की गवर्नमेंट ने अपने लोगों के लिए पहले तो बयान दिया था कि हम जहाँ भी हमारे भारतीय लोग होंगे, हम उनकी इज़्ज़त-मान के लिए, उनका डिग्निफाइड वे ऑफ लिविंग के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा करेंगे। लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है, वो बहुत शर्मनाक था, जैसा उसको डिपोर्ट किया गया। नहीं सर बट वही बात है कि पार्लियामेंट में क्या इस इशू को उठाया जाएगा? पंजाबी सांसदों की तरफ से भी उठाया जाएगा, इस इशू को रेज करना चाहिए? इज इट इम्पोर्टेंट टू पिक दिस इशू की बाकी छोड़ के सिर्फ इसी एयरपोर्ट को क्यों चुना गया? क्या इसके पीछे भी भारत की कोई डिप्लोमेसी है या यूएस की तरफ से मतलब कुछ हुआ है? देखिए, डिप्लोमेसी तो ज़रूर होगी इसमें पीछे बिकॉज़ इश्यू तो रेज़ किया है पंजाब के कुछ एमपीज़ ने अभी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो ऐसा रेज़ नहीं किया है, लेकिन आउटसाइड पार्लियामेंट तो रेज़ किया है। बहुत सारे एमपीज़ ने इसका बात भी किया और इश्यू पे राज्यसभा में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जिसका आपने मेंशन किया, शंकर ने उन्होंने जयशंकर ने उन्होंने भी इसके बारे में स्टेटमेंट दिए जो आपने बताया कि उन्होंने कहा कि यही से सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, ये कोई बहुत पुरानी देर से हो रही है। लेकिन इस ह्यूमिलिएशन के साथ पहले कभी डिपोर्टेशन नहीं हुई। शायद इस बार उन्होंने एक एग्ज़ेम्पलरी डिपोर्टेशन करके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की यूएस ने कोशिश की है और क्योंकि कोई भी एयरक्राफ्ट भारतीय एयर स्पेस में आएगा तो भारत की परमिशन के बिना एंटर नहीं हो सकता। जब उनका जो उसको वो होता है एक इको साइन होता है, उसमें वो पूछते हैं कि उन्हें कहाँ लैंड करना है, कहाँ जाना है, तो उनको बताया जाता है, उनको डेस्टिनेशन जो दी जाती है, वो भारत की गवर्नमेंट ने ही क्लियर किया होगा डेस्टिनेशन
अल्टीमेट डेस्टिनेशन के वो अमृतसर ले जाया जाए। और इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं हो सकती कि अमेरिका अपनी मर्जी से अपना एयरक्राफ्ट उन्होंने अमृतसर भेज दिया उनको। वो तो इंडियन गवर्नमेंट की कंसेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कंसेंट से ही वहां लैंड किया है, बिकॉज स्पेस की वायलेशन कोई भी कंट्री एक दूसरे की नहीं करता। हमारी सॉवरेनिटी है, और हमारे कंट्री के एयर स्पेस में जब कोई आएगा तो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जब एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट आएगा तो उसकी परमिशन से आएगा, उसकी जो पहले क्लियरेंस मिली होगी वो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ही दी होगी, तभी आया। नहीं तो वो दिल्ली में भी उतर सकता था, आगरा में भी उतर सकता था, अहमदाबाद भी, बॉम्बे भी, कहीं भी जहाँ भी हमारे एयरफोर्स स्टेशन है या और डिफेंस एयरपोर्ट्स हैं या सिविलियन एयरपोर्ट्स हैं, तो वहाँ वो एयरक्राफ्ट जा सकता था, उनको उतारा जा सकता था। बिकॉज जब भी कोई वीआईपी डिग्नेटरीज ट्रेवल करते हैं would तो वो भी स्टेट एयरक्राफ्ट में ट्रेवल करते हैं, वो भी एक तरीके से उनके साथ डिफेंस के एयरक्राफ्ट चलते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं या रशिया के प्रेसिडेंट आते हैं तो उनके साथ जो स्कॉट प्लेन करते हैं वो भी डिफेंस के होते हैं। तो वो जो स्टेट एयरक्राफ्ट होते हैं उनको डिफेंस की प्रोटेक्शन होती है। सो इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अप्रूवल है, प्रायर अप्रूवल के साथ ही ये एयरक्राफ्ट वहां गया। तो Hmm. इसलिए ये इशू जो पंजाब के एमपीज हैं उनका बनता है वो उठाएंगे, और बार बार वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ पंजाब को एक नेगेटिव इमेज पेंट करने के लिए चुना गया अमृतसर एयरपोर्ट, वहां आके फर्स्ट डिपोर्टेशन का जो एयरक्राफ्ट वहां लैंड किया। जी। सर, इज़न्ट इट फनी कि वैसे जब अमेरिका में इलेक्शन थे तब, या फिर अमेरिका में कैंपेनिंग हो रही थी, तो यूएस के प्रेसिडेंट जो अभी हैं, वो पहले टर्म में भी इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त थे और ट्वीट किए जाते थे एक दूसरे थे, और वो इंडिया आते थे या ये यूएस जाते हैं तो बहुत अच्छा गुडी वुडी रिलेशन दिखाया जाता है एक दूसरे के साथ। लेकिन जिस तरह से यूएस ने इंडिया को भी मतलब एक गुड बुक्स में होते हुए भी एक तरह से चेतावनी दे दी है, जिस तरह से एक बड़ा ही एक, जैसे आपने बताया कि एक नेगेटिव वे में उसे चेता दिया कि भाई आगे से ऐसा होगा, तो इस तरह से ही अप्रोच रखी जाएगी, और डबल डबल झटके दिए। तो अभी भी लगता है कि जिस तरह के पहले रिलेशंस थे इंडिया और यूएस के, उसी तरह के रहेंगे, या मनमुटाव आ सकता है, या इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि एक सुपर पावर वाली कंट्री से इस टाइम बहुत ज्यादा पंगे ले सकता है, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ेंगी। देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जब उन्होंने अपना ऑफिस अज्यूम किया 20 जनवरी को, बहुत सारे मैसेज क्लियर कर दिए। नंबर वन, जो उन्होंने अपने इलेक्शन के बाद जो अनाउंसमेंट्स की थी उसमें जो उन्होंने स्टैंड लिया, वो कोई इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं था, ना अच्छा है। क्योंकि उन्होंने जो टैरिफ की बात की तो उन्होंने कहा कि जो ब्रिक नेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन्होंने कभी कोई इनका आइडिया चला होगा कि वो अपनी करेंसी बनाएंगे। जैसे यूरोप में यूरो चलती है, कुछ कंट्रियों की मिलके एक करेंसी, कॉमन करेंसी है। तो ब्रिक्स ने भी कहा था अपना जो म्यूचुअल ट्रेड है, बायलेटरल ट्रेड है, ब्रिक्स मेंबर्स में, जो ब्रिक्स के बाकी मेंबर हैं, वो अपनी करेंसी में करेंगे, वो यूएस डॉलर में नहीं करेंगे। ऐसा लेकिन प्रपोजल अभी था नहीं, कोई इनिशियल स्टेजेस पे होगा। तो अमेरिका ने थ्रेट कर दिया था कि अगर ब्रिक्स के नेशन ये ऐसा कोई प्रपोजल लेके आते हैं, अपनी करेंसी लेके आते हैं जिसमें इंडिया भी है, तो उस पे अमेरिका में जो भी इंपोर्ट होगा इन कंट्रियों से, उस पे 100% वो टैरिफ लगा देंगे। तो ये एक बड़ा वार्निंग था इंडिया के लिए, कि जो इंडिया अपने आप को बहुत क्लोज मानता है, कि हम रशिया, हमारे यूएस के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। ट्रंप के साथ पहली टर्म भी बहुत अच्छी रही है। अब मोदी साहब भी क्लेम करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के वो भी हैं। नंबर दो, जो इंडिकेशन उन्होंने दिया जब उन्होंने अपनी ताजपोशी होनी थी, जो कुछ वर्ल्ड लीडर्स को, नॉर्मली अमेरिका में वर्ल्ड लीडर्स को नहीं बुलाया जाता, वो अपने लोगों का ही फंक्शन करके वो ऑफिस अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ लोगों को, अर्जेंटीना के, इटली के, कुछ और देशों के हेड बुलाए, चाइना के हेड को भी इनवाइट किया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया। उससे ही मैसेज मिल गया कि अब पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी ने कह दिया कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन मुझे हमें नहीं मालूम कि वो सच्चाई क्या है, कि उन्होंने कोशिश की कि नहीं की। जयशंकर ने तो डिनाई कर दिया कि हमने कोई कोशिश नहीं की। लेकिन ये उसका डोनाल्ड ट्रंप का हमारे प्रधानमंत्री को, जो इतने फ्रेंडली हैं उनके साथ, वो कहते हैं, क्लेम करते हैं बार बार कि मेरे नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन अपनी सेरेमनी में उनको इनवाइट नहीं किया। ये नंबर दो इंडिकेशन थी। नंबर तीन, जो सबसे बड़ी इंडिकेशन जो रिसेंट हुई, वो हुई कि जिस ह्यूमिलिएशन के साथ
सबसे पहले अपनी एयरफोर्स को यूज करके 104 लोगों को भारत भेजा। वो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज था इंडिया के लिए। अगर हम इंडिकेशन नहीं समझ रहे कि अमेरिका हमें क्या कहना चाहता है, क्योंकि इंडिया की इमर्जेंस एज ए सुपर इकोनॉमिक पावर वो शायद अमेरिका को डाइजेस्ट नहीं हो रही। उसको लगता है कि एशिया एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया एक पावर इमर्ज कर रहा है, और वो चाहते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया इमर्ज तो करे, लेकिन वो सेकंड फिडल प्ले करे यूएस पॉलिसीज एंड प्लान्स के हिसाब से। और ये एक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है। और डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी अभी तक एक्शन हुए हैं, कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि उन्होंने किसी कंट्री के साथ फ्रेंडशिप वाली बात की हो, किसी के साथ अच्छे रिलेशन की बात की हो, जो उनके साथ लगता है एशियन नेबर हैं, जिनके साथ इतने स्ट्रांग बायलेटरल उनके ट्रेड रिलेशन है, जैसे कनाडा है, जैसे मेक्सिको है, उनको भी साथ जैसा वो ट्रीट कर रहे हैं, और बाकी देशों को भी जो थ्रेट कर रहे हैं, कभी पनामा कनाल की टेक ओवर की बात करते हैं, कभी ग्रीनलैंड की बात करते हैं, कभी गाजा स्ट्रिप को डेवलप करके उसको करने की कोशिश करते हैं। जो भी मैसेज वो दे रहे हैं, उसमें यही लग रहा है कि दुनिया में वर्ल्ड वाइड पैनिक क्रिएट हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप करने क्या जा रहे हैं। लेकिन भारत के लिए अब भारत के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, उनसे मीटिंग भी करेंगे, लेकिन जो तक की जो इंडिकेशन हैं, ठीक है, ट्रंप एक्नॉलेज भी करते रहे हैं पब्लिकली कि मेरे इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं और मोदी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन जो उनके एक्शन है वो इसके विपरीत जा रहे हैं, इसको सपोर्ट नहीं कर रहे जो उनका पब्लिक स्टैंड है। सर, जी। आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है कि जैसे आपने बोला कि जो प्रिज़नर्स होते हैं उनको भी या कोई फँसा होता है जैसे सुषमा स्वराज के भी टाइम पे बहुत ज़्यादा जैसे वो विदेश मंत्री थी तो उस टाइम पे भी अपने एयरक्राफ्ट भेज के प्रिज़नर्स को छुड़ाया जाता था या कोई फँस गया है, डिटेन हो गया है, उनको छुड़ाया जाता था, उस टाइम पे भी। तो इस बार ऐसा क्या रीज़न रहा कि इंडिया ने अपना हाथ ही खींच लिया, ना वो दिल्ली उतारने को तैयार है, ना ही वो अपना एयरक्राफ्ट सीधे-सीधे भेजना चाहते हैं। इस तरह से पलड़ा झाड़ लिया उन्होंने कि हमारा अगर कोई इलीगली गया है तो वो उन स्टेट्स की ज़िम्मेदारी है, हमारा एज़ अ नेशनल कंट्री उस उनसे लेना-देना नहीं है। और सिर्फ़ एक पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से पास कर दी जाती है, जो कि ज़्यादा अमेरिकन फ़ेवर में लग रही है कि अमेरिकी डिपोर्टेशन के तहत पहले भी इसी तरह लाया जाता था। लेकिन जब स्टेट्स की बात आई या उन कंसर्न्स को इश्यूज़ को रेज़ करने की बात आई कि क्यों इतना ज़्यादा लोग बाहर जाना चाहते हैं कि उतना कर्जा उठा के भी वो इल्लीगली भी जाके सिर्फ अपनी फैमिली को एक स्टैंडर्ड लाइफ देने के लिए जाना चाहते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे बात नहीं होती, लेकिन जब छोड़ने की बात आई तो छोड़ दिया। जी, देखो, बहुत सारी बातें 1 महीने में, तो महीना भी नहीं, अभी हाँ, अभी तो उनको हुआ, 20 जनवरी को टेक ओवर किया था। भारत सरकार ने तो पूरा का पूरा अपना उनको सर झुका के उनके जो उनको कहा कह दिया वेलकम डोनाल्ड ट्रंप। अब एक मोटरसाइकिल आता है अमेरिका से, उस पे भारत सरकार ने ड्यूटी रिड्यूस कर दी है, और अमेरिका ने तो कुछ नहीं किया। हुँ, अमेरिका ने तो थ्रेट किया कि हम तो ड्यूटी लगाएँगे, हुँ, आपके लोगों को वापस भेजेंगे, और आप अगर करेंसी की बात करोगे ब्रिक्स की, तो उस पे भी हम ड्यूटी लगाएँगे। भारत को क्या मजबूरी पड़ी थी कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, उनको इमीडिएटली उन पे ड्यूटी रिड्यूस करने की। हुँ, ये क्या इंडिकेट करता है? हुँ, कि हम उनको अपीज़ करना चाहते हैं, अमेरिका को हम उनको गुड ह्यूमर में रखना चाहते हैं, लेकिन वो हमें ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। हुँ, अमेरिका और कनाडा ने देखो कितना बड़ा स्टैंड लिया है। उन्होंने काउंटर ड्यूटीज़ लगा दी। तो उसके में क्या हुए, 1 दिन के बाद ही, 2 दिन के बाद ही अमेरिका ने वो जो टैरिफ लगाया था, उसको 30 डेज़ के लिए स्टे कर दिया। हुँ, बिकॉज़ जो बहुत बड़े लोग डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र हैं, उनके जो पर्सनल बिज़नेसेस थे, उनको बहुत बड़ी सेटबैक लगी। क्योंकि कनाडा की बहुत सारी स्टेट्स ने कहा कि हम अमेरिकन जो लिक्कर है, शराब है, हम नहीं बेचेंगे, नहीं लाने देंगे, उसपे ड्यूटी लगाएँगे। उसमें जो बहुत बड़ी कंपनी है और अमेरिकन कंपनियाँ जो उनके पास इंटरनेट या जो इंफॉर्मेशन हाइवेज़ का कंट्रोल करती हैं, उसपे भी उन्होंने लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। तो इतना अभी लगाया, अनाउंस ही किया, उनको लगा कि उनको हंड्रेड ऑफ बिलियंस डॉलर्स का लॉस हो जाएगा अगर कनाडा ने वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स कर दिया, और अपनी जो एनर्जी कनाडा अमेरिका को देता है, उसपे ड्यूटी लगा दी, तो उन्होंने 30 डेज़ के लिए स्टे कर दिया। हुँ, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए। हम बहुत अपने आप को बड़ी पावर मानते हैं, इकोनॉमिक पावर मानते हैं, अपने आप को फ्रेंडली नेशन मानते हैं,
लेकिन कनाडा के साथ तो रिलेशन जो जब से डोनाल्ड ट्रंप बने उन्होंने तो बार-बार स्टेटमेंटें दी हैं कि कनाडा हमारी 51 स्टेट बन जाए, अगर वो नहीं कर सकता तो ऐसा कर ले, जो प्राइम मिनिस्टर वो गवर्नर बन जाए। वो बहुत सारे ऐसे उन्होंने टॉन्ट किए हैं, मॉकिंग की है, लेकिन फिर भी कैनेडियन लोगों ने, छोटा कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है इंडिया के मुकाबले बहुत, और नेबरिंग कंट्री है, लेकिन उन्होंने एक स्टैंड लिया, बड़ा स्टैंड लिया। मेक्सिको ने स्टैंड लिया, पनामा ने स्टैंड लिया। हमारा स्टैंड क्या है? हमने अपने देश की ह्यूमिलिएशन भी हमने एक्सेप्ट कर ली कि नहीं ये तो होता ही है जी। भी होता है तो ऐसे तो कभी नहीं हुआ ना, ऐसी ह्यूमिलिएशन के साथ तो नहीं हुआ ना। ऐसे किसी और देश के लोग तो बहुत सारे कंट्रियों के लोग इलीगल हैं अमेरिका में, बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा नंबर है, लार्ज नंबर है, मिलियंस ऑफ पीपल आर इलीगल। बट और किसी देश को तो ऐसा ह्यूमिलिएशन करके नहीं भेजा उन्होंने, भारत को भेजा। भारत को क्यों ऐसा एक मैसेज दिया और भारत सरकार ने रिएक्ट कैसे किया? पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट है वो तो ऐसे लगता है जैसे हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया बिल्कुल विदाउट एनी प्रोटेस्ट, विदाउट लॉजिंग एनी प्रोटेस्ट विद द यूएस गवर्नमेंट। कि आपने ऐसा क्यों किया? आप उसको कम से कम जो इंटरनेशनल लॉज हैं, रिफ्यूजीज लॉ हैं, अगर वो क्रिमिनल भी हैं, अगर इलीगल हैं तो उसके भी लॉज हैं, उनके उनको डिग्निफाइड वे ढंग से भेजा जाए, वापस डिपोर्ट किया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, हमेशा होते हैं, बहुत सारे देशों से होते हैं, सारे कंट्री डिपोर्ट करते हैं। हम भी तो इंडिया से लोगों को डिपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों को बाहर भेजते हैं, बाहर के लोग आते हैं, ट्रीटीज हैं, बहुत सारे लॉज हैं जो गवर्न करते हैं कि इलीगल लोगों को, रिफ्यूजी के एक यूनाइटेड नेशन कमीशन भी बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज को नहीं दिया, वेटेज दी, और सीधा बिल्कुल मोस्ट इनह्यूमन वे से इनको डिपोर्ट करके इंडिया को एक मैसेज दिया कि नहीं, वी आर द बॉस, वी कैन डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू। तो ये जो मैसेज दिया है, ये भारतीयों के लिए, भारत के लोगों के लिए, और स्पेशली हमारे लोग जो अमेरिका की इकोनॉमी की बैकबोन है, हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट, हमारे और लोग एजुकेशनिस्ट जो रोल प्ले कर रहे हैं अमेरिका की इकोनॉमी में, उसको उन्होंने एकदम से इग्नोर करके बाकी लोगों को जो उनको अब नहीं चाहिए, जब चाहिए होते हैं तो वो हमारे लोग इतना पैसा लेके जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उनकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उन्होंने एक मिनट भी नहीं लगाया हमारे लोगों को इस बेइज्जती के साथ वापस बैरंग लौटा दिया। सर सुंदर पिचाई भी वहीं पर थे जब इनका ओथ सेरेमनी हुआ है, तो वो भी एज अ इंडियन है। इतने इंटेलिजेंट माइंड्स भी जो कि इतनी पोस्ट पे पहुंच सकते हैं, वो भी इंडिया में उनको दिखता तो होगा कि इंडियंस में पोटेंशियल है, लेकिन सीधा सीधा ठीक डिपोर्टेशन, लेकिन एक डिपोर्टेशन के जरिए उन्होंने जता दिया कि मे बी आई डोंट नीड इंडियंस, मतलब उनका टैलेंट भी नहीं चाहिए। हालांकि एक बड़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कि हाँ, जहां जहां जरूरत है, ऐसा नहीं कि हमें इंडियंस नहीं चाहिए, बहुत सारे ऐसे माइंड्स भी हमें चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो इलीगली आएंगे उनकी तरफ से स्ट्रेट अवे नो है। तो इस तरह से उन्होंने डबल एक डिप्लोमेटिक खेलने की कोशिश तो की है। जी देखिए, बात तो सिर्फ आती है कि हमारी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। जब तक हमारी गवर्नमेंट स्टैंड अप नहीं करती ऐसे ऐसे एक्शंस पे और प्रोटेस्ट नहीं करती और बाकी कंट्रियों को साथ लेके डिप्लोमेटिकली इस इश्यू को टेक अप नहीं करती, तो और भी आगे आने दिनों में और भी ह्यूमिलिएशन होगी। जब तक वही तब तक ये नहीं रुकेगी। ये बहुत सारे लोग अभी तो सिर्फ 104 आए हैं, उनके जो बिल्कुल रफ एस्टिमेट है, जो ऊपर-ऊपर का है, वो तो 18,000 का है, लेकिन 18,000 नहीं है, हमारे नंबर जो इलीगल लोग हैं कनाडा अमेरिका में, वो शायद मिलियन से भी ऊपर होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो जिनके अब जब होगा, बट दैट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, उसमें टाइम लगेगा, बहुत सब टाइम लगेगा। लेकिन जो इनिशियल मैसेज होता है, जो सबसे पहले जो एक्शन होते हैं, वो एक्शन हमेशा सब लोगों के लिए रिकॉर्ड बन जाता है, सबकी मेमोरी में फ्रेश रहते हैं। कि देखिए आते ही उन्होंने 104 इंडियंस को भेज दिया था, ये कोई नहीं भूलेगा। और ये भी नहीं भूलेगा कि उनको कैसी ह्यूमिलिएशन के साथ एयरक्राफ्ट में, डिफेंस एयरक्राफ्ट में हडल करके, जैसे भेड़ बकरियों को ले जाया जाता है, ऐसे ले जाके उनको भारत में छोड़ दिया। जबकि जबकि अगर यूएस चाहता कि इंडिया के साथ हमने अगर एक पास्ट हिस्ट्री याद रखता कि बहुत अच्छे रिलेशन है मेरे मोदी जी पर ट्रस्ट करके ही, अगर वो चाहता तो इनको बहुत अच्छे वे में भी लाके छोड़ सकता था, तो शायद इतनी इमेज उनकी भी खराब ना होती है, इंडियन गवर्नमेंट की भी नहीं होती। जी, बिल्कुल। और देखिए जब वो इंडिया को एज़ ए पार्टनर चूज़ कर रहा है कि एशिया पैसिफिक रीजन में एक फॉर फॉर स्टेबिलिटी, फॉर सिक्योरिटी
पार्टनर रखना चाहता है तो थोड़ी-सी रिस्पेक्ट तो इंडिया को देनी चाहिए थी। ठीक है, हमारे लोगों ने गलती की, इल्लीगल ढंग से गए, उनकी सज़ा बनती है, लेकिन उनकी सज़ा जितनी बनती है उतनी ही दो ना, उससे ज़्यादा तो ना दो। हुँ, उससे ज़्यादा ह्यूमिलिएट तो ना ही करो। हुँ, और अब आपने कर दिया, लेकिन उनको कोई मौका नहीं दिया, कोई चांस नहीं दिया एक्सप्लेन करने का कि वो वाक़ई इल्लीगल है, या प्रूव कर पाते, या वो कहते कि हमें तो एक्सप्लॉइट किया गया है, उनकी एक्सप्लॉइटेशन हुई है, चाहे वो अमेरिकन कंपनियों ने ही की हो, चाहे अमेरिकन एजेंट्स ने ही की हो, हुँ, लेकिन उनको चांस तो नहीं मिला ना। हुँ, उनको तो सिर्फ़ सिर्फ़ ये पकड़ के कर दिया गया कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जब उनको चेक किया गया, तो इसलिए उनको इमीडिएट डिपोर्ट कर दिया गया। उनको कोई लीगल रेमेडी लेने का भी चांस नहीं दिया गया, उनको लीगली अपनी कोई एडवाइस लेने का भी मौका नहीं दिया, उनको पकड़ा और सीधा ही डिपोर्ट कर दिया, उनको कोई किसी को मिलने भी नहीं दिया। और जैसे उनको कहा गया कि एयरक्राफ्ट में जो उनको सप्लाई किया गया वो हैंडकफ थे, उसके साथ ही उनको जो खाना-पीना दिया गया, रिफ्रेशमेंट दी गई, हुँ, तो ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है और सीधा उतार दिया गया। और हुँ, फिर उसके बाद हमारी गवर्नमेंट भी देखो बड़ी मैं कहता हूँ बड़े इसके साथ कि हम एक्ट नहीं करते, हम प्रोएक्ट नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं। अब सडनली पंजाब सरकार ने इतने लोगों पे ट्रैवल एजेंटों पे केस रजिस्टर कर दिए, हरियाणा ने शुरू कर दिए। भई पहले आप कहाँ थे जब ये लोग भेज रहे थे? जब ये लोगों को एक्सप्लोर कर रहे थे, ये कोई नया फिनोमेनन तो नहीं है इंडिया में। ये तो कितने बरसों से, डेकेड से हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, लोग इल्लीगली भेजे जा रहे हैं। पहले तो आपने कभी एक्शन हुँ, अब सडनली अब ये 104 आ गए हैं तो सारे ही गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है कि अब ट्रैवल एजेंट को पकड़ना शुरू कर दो, उनको शुरू कर दो। ठीक है, जो गलत काम करते हैं उनको पकड़ो, लेकिन वो एक रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए। और देश में हमारे जब हमारे पास हम क्लेम करते हैं, मोदी जी क्लेम करते हैं कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी जो हमारी सोर्स है, वो ह्यूमन रिसोर्स है। हुँ, हम सारी दुनिया को स्किल्ड, अनस्किल्ड मैन पावर सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रेगुलेट क्यों नहीं कर पाते? हम उसको सही ढंग से, लीगली ढंग से क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पाते कि हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास टीचर हैं, हमारे पास नर्सेज़ हैं, हमारे पास प्लम्बर्स हैं, हमारे पास टेक्नीशियंस हैं। जिस कंट्री को चाहिए हम देंगे, हुँ, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। हुँ, हम उनको एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, लोग कर्ज़े लेके मर रहे हैं। और जंगलों में जैसे जंगली रूट्स होते हैं, कितनी-कितनी ह्यूमिलिएशन के साथ, कितनी सफ़रिंग के साथ वहाँ पहुँचते हैं, चोरी छिपके, है ना? और हर तरह की मुसीबत झेल के वो वहाँ जाते हैं और उसके बाद उनके सामने डिपोर्टेशन रहती है। तो हम इस सिस्टम को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? हमारी इतनी आज़ादी के बाद इतना समय बीत गया और ये जो मूवमेंट है, ह्यूमन्स मूवमेंट है, ये कोई नई तो है नहीं इंडिया के लिए। हुँ, ये तो 200 साल पुरानी है। 18th सेंचुरी के एंड से शुरू हुई है, जब से इंडिया के लोग, ओरिजिन के लोग पहले ब्रिटिश फ़ोर्सेस के लिए वर्ल्ड वॉर 1 भी लड़े, वर्ल्ड वॉर 2 भी लड़े, दुनिया भर में गए, दुनिया भर की रेल ट्रैक बनाए, पता नहीं कनाडा में जंगल क्लियर करके वहाँ काम किया, कितने देशों की डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले किया, लेकिन उसके बाद उनके पास किसी कारणवश जब वीज़ा रेज़ीम लग गया, तो उनकी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन आने लग गई, उसके बाद लोगों ने इल्लीगल मीन शुरू कर दिए और वो इल्लीगल मीन को रेक्टिफ़ाई करने के लिए हमारी गवर्नमेंट्स म्यूट स्पेक्टेटर्स बन के रह जाती हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया और उनको मालूम है कि लोग इल्लीगली जा रहे हैं, हुँ, हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जब ह्यूमिलिएशन हो जाती है, तो एक बयान दे देते हैं, हमने टेक अप कर लिया मैटर, आगे से ऐसा नहीं होगा, कोशिश करेंगे आगे से को ठीक ढंग से भेजा जाए। क्या ये बड़ी सोलेस है? ये एक इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद ये सब ठीक लगता है? हम हुँ, रिएक्ट करते हैं, हुँ। प्रोएक्ट नहीं वो करते। करते हैं। सर ये अभी जैसे कनाडा के साथ इंडिया ने एक बड़ा अच्छा मतलब एक उनका एक दिखा कि इंडिया ने एक स्टैंड लिया था कि खालिस्तान के साथ आई थिंक खालिस्तानी वाली इश्यू पे ही जब जस्टिन ट्रूडो के साथ कुछ इनका हुआ था इंडिया का, तो इंडिया ने एक अपना स्टैंड लिया था उस टाइम पे। तो काफ़ी उनका एक स्ट्रिक्ट एक्शन दिखा था और उस टाइम पे ये भी बात आई थी कि इंडिया वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिसेज़ में या फिर वीज़ा वाली लाइन्स नहीं चल रही थी, तो कुछ इस तरह का हुआ था। लेकिन यूएस के साथ बिल्कुल अपोज़िट एक तरह की अप्रोच दिखती है इंडिया की। आपको क्यों लगता है कि 2 कंट्रीज़ में एक अलग तरह का जैसे कनाडा ने फिर भी अपना स्टैंड रखा यूएस के सामने, लेकिन इंडिया का कनाडा के सामने स्टैंड था, लेकिन यूएस के सामने बिल्कुल ही वो ऐसे धराशायी फ्लैट लाइन की तरह दिखते हैं। देखिए, 2 सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर थी, कनाडा और अमेरिका वर्सेस इंडिया।
वो थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरफियरेंस। अमेरिका ने स्टैंड लिया कि हमारे किसी भी सिटीजन पे आप कोई भी उस पे कोई अटैक करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने उसमें किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी इंक्वायरी बिठा दी, सब कुछ कर दिया। कनाडा के बारे में इंडिया का स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट था, बिकॉज़ कनाडा इतनी बड़ी पावर नहीं है, सुपर पावर नहीं है। कनाडा के साथ हमेशा हमारे रिलेशन जो है ऐसे ही रहे हैं, कभी हॉट एंड सॉर, कभी अच्छे हो जाते, कभी बुरे हो जाते हैं। जब भी लिबरल गवर्नमेंट होती है तो इंडिया के रिलेशन कनाडा के साथ अच्छे नहीं रहते। जब कंजर्वेटिव आ जाते हैं तो रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। अभी भी देखिए गवर्नमेंट जब टूट रही है, तो अब काफ़ी देर से जब से ट्रूडो ने रिज़ाइन कर दिया है, कह दिया है कि अब वो लीडर नहीं रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, अगली इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। नया प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन होने वाली है, प्रोसेस चल रहा है, कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनता है। उन्होंने अपने पार्लियामेंट को भी अभी अडजर्न किया हुआ है टिल 24 मार्च, उससे पहले नया लीडर बन जाएगा, नया प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन अमेरिका के अगेंस्ट हमारा स्टैंड जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है, और कनाडा के अगेंस्ट स्टैंड हम लेते हैं कि जैसे कनाडा को हम डिक्टेट कर सकते हैं और अमेरिका हमें डिक्टेट करता है। तो ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है कि बड़ी पावर के सामने इंडिया का स्टैंड कुछ और होता है, कनाडा जैसे कंट्री के साथ जहाँ पीपल टू पीपल रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, वहाँ इतने लोग इंडियन लोग इतना अच्छा कर रहे हैं कनाडा में, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगता है कि वो कनाडा को डिक्टेट कर सकता है और वो जो रिलेशंस हैं वो खराब हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमेरिका के साथ शायद इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता अपने रिलेशन ऐसे खराब करने के लिए, इसके लिए अमेरिका के अगेंस्ट जो स्टैंड होता है वो डिफरेंट होता है। कनाडा के स्टैंड इश्यू चाहे सेम हो, डिपोर्टेशन का इश्यू आएगा तो इंडिया कुछ ना कुछ स्टैंड ले लेगा कनाडा के साथ, लेकिन अमेरिका के साथ जो अमेरिका करेगा इंडिया अपने उसको ले लेगा कि ये तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हमारे लोगों ने गलती की है, वहां गए हैं। ये सर तो आपको लगता है जो अगली फ्लाइट्स आने वाली हैं, आप नेक्स्ट, क्योंकि उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है और भारतीयों को भेजा जाएगा, तो अब जो गलतियां अभी जो भी हेडलाइंस बनी है, मे बी नेगेटिव बनी है, तो वो वाली चीजें नहीं दोहराई जाएंगी यूएस की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी? अब उन चीजों में सुधार आएगा? देखो एक दे दिया, अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है वो तो अब टाइम ही बताएगा। फिलहाल जो मैसेज अमेरिका ने देना था वो हम्म। दे दिया हम्म। कि हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम जो डिसाइड करेंगे हम वही करेंगे। हम्म। हम किसी देश की परवाह नहीं करते, कोई देश क्या सोचता है। हमें नहीं चाहिए तो हमें नहीं चाहिए। अब हम्म। जैसे मैंने बताया कि कनाडा के साथ इतना बड़ा ट्रेड रिलेशंस है, इतना ज़्यादा ट्रेड है, चाहे लंबर की बात हो, चाहे एल्यूमीनियम की बात हो, चाहे मोटर पार्ट्स की बात हो, चाहे और चीज़ों की बात हो, चाहे क्रूड की बात हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया, बयान दे दिया कि हमें कनाडा से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। हम्म। तो अब कनाडा का नहीं चाहिए तो नहीं से नहीं, हम भी नहीं लेंगे, हमें अमेरिका से कुछ नहीं चाहिए, हम अपने देश से ही लेंगे, हम अपनी शराब भी बेचेंगे, अपने सारी प्रोविंसेस ने कह दिया हम अमेरिकन शराब नहीं बेचेंगे, हम अमेरिकन कंपनी का आईटी का जो है वो नहीं लेंगे, सर्विसेज नहीं लेंगे। हम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जिनका अमेरिका और कनाडा के साथ बहुत बड़ा ट्रेड रिलेशन है, जैसे बड़ी कंपनियां हैं, अमेजोन और कंपनियां हैं, उनको नहीं करेंगे, ड्यूटी लगाएंगे, उनके सब टैरिफ लगाएंगे। तो अमेरिका को लगा कि ये तो बात खराब हो गई, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया टैरिफ वाली वार को 30 डेज के लिए। लेकिन इंडिया नहीं कर पाया। इंडिया हम्म। क्यों नहीं कर पाया? हम्म। जब इंडिया की इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स अमेरिका के लिए काम करती है, बहुत सारे ट्रंप ने भी अपनी टीम में बहुत सारे लोग इंडियन ओरिजिन के लिए हैं, इतने बड़े-बड़े लोग लिए हैं, और उनके नाम को लगता है कि अमेरिका गवर्नमेंट को उनके स्पेस रिसर्च में, उनकी हेल्थ केयर में, उनकी एजुकेशन में, उनके बिज़नेस ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, उनके आईटी सेक्टर में बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन से है। हम्म। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा स्टैंड कुछ नहीं लिया है कि हमारे लोगों को ह्यूमिलिएट तो ना करो, हम्म। वापस भेजना तो भेज दो, जो गलती जिन्होंने की है, गलत है तो उनको करो डिपोर्ट, ज़रूर करो, पहले भी करते रहे हो, इतने सालों से वो डिपोर्ट होते हैं। लेकिन ऐसी ह्यूमिलिएशन एक वर्ल्ड को मैसेज तो नहीं दिया गया ना कभी पहले। हम्म। पहले भी होता है, किसी को पता भी नहीं चलता कितने लोग डिपोर्ट होके आते रहते हैं, है ना? अभी जयशंकर ने बयान दिया लोकसभा में, राज्यसभा में, इतने सालों से इतने-इतने लोग आए हैं डिपोर्ट होके, ठीक है आए हैं, लेकिन पहले कभी इश्यू बना नहीं। नहीं बना। क्यों नहीं बना? इसीलिए नहीं बना कि उनको एक डिग्निफाइड ढंग से डिपोर्ट किया गया। जो लीगल प्रोसीजर है, जो इंटरनेशनल लॉज़ हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनको वापस किया गया, और ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉलो करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इल्लीगल गए हैं तो उनको भेजो वापस, ज़रूर भेजो। लेकिन इस ढंग से एक मैसेज देना, एक कंट्री को आइसोलेट करके, एक इंडिया को
आपने आइसोलेट करके मैसेज दिया, हुँ, अमेरिका में लोग सिर्फ इंडियन तो नहीं है। हुँ, अमेरिका में तो सारे एशिया से, सारे यूरोप से, चाहे अफ्रीका से, सब कंट्रियों से लोग इलीगल हैं वहाँ। हुँ, बहुत बिल्कुल, लार्ज नंबर है, हुँ, लेकिन मैसेज किसको दिया है? इंडियंस को, हुँ। इंडियंस को। ये डिफरेंस है। हुँ। सर तो आपका जैसे आप तो आपका बहुत तजुर्बा हो चुका है, तो आपने भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले की जो गवर्नमेंट्स रही हैं, उनकी तरफ से डिपोर्टेशन होता होगा और जैसे आपने भी मान लिया कि इस तरह से ह्यूमिलिएशन वाला काम पहले भी कभी नहीं हुआ। तो इंडिया में मैं जानना चाहती हूँ कि इंडिया में पहले भी लोग डंकी रूट से जाते थे या पहले भी इलीगली जाते थे? तो क्या कुछ सुधार आया है पिछले सालों से अभी में या लोग अवेयर हुए हैं डंकी रूट में कितने डेंजर्स हैं और उन्हें नहीं जाना चाहिए या इंडियन गवर्नमेंट्स ने अपनी तरफ से कभी समझाने की जॉब जनरेशन करने की कोशिश की है कि लोगों को उस लेवल पे बाहर जाना ही ना पड़े? आपका इस पे एज़ एन एक्सपर्ट क्या राय है? देखो, मैं इस इश्यू पे मैंने बहुत काम किया है। ह्यूमन स्मगलिंग पे बहुत एक पुराना इश्यू है, बहुत जब से वीज़ा रेज़ीम इंट्रोड्यूस हुए हैं दुनिया भर में, लोगों ने कंट्रियों ने वीज़ा रेज़ीम लगा दिए। पहले वीज़ा नहीं होता था, पहले आप टिकट लेते थे, कनाडा चले जाते थे, वहाँ एयरपोर्ट पे लैंड करते थे, तो फिर आप वहाँ जाके अप्लाई करते थे वीज़ा लेने के लिए। पर ग्रेजुअली कुछ कंट्रियों ने कंट्रोल करने की कोशिश शुरू की और उसके बाद वीज़ा रेज़ीम शुरू हो गया, फिर लोग इल्लीगल जाने शुरू हो गए। तब से ट्रैवल एजेंट ये जो डंकी रूट है बहुत पुराना है। बहुत बार मैंने तो कई बार लिखा है कि जब लोग क्रॉस करते थे इवन वो यहाँ से टर्की से, तो जो ट्रूप्स होते हैं वो फायर करते थे, बहुत सारे बच्चों की जान चले जाती थी, कुछ को इतनी इंजरीज़ हो जाती थी, वो भागते थे, वापस आते थे, कभी किसी कंट्री में शेल्टर लेते थे, कभी किसी कंट्री में शेल्टर लेते थे, फिर वहाँ से उनको वापस इंडिया भेजा जाता था। और ऐसे ही बाकी ये नहीं सिर्फ़ इंडिया के लिए, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ भी है, श्रीलंका के साथ भी है, बांग्लादेश के साथ भी है। स्पेशली जो गरीब कंट्री हैं, हुँ, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें है, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लोगों को लगता है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वेस्टर्न कंट्री हैं, वहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ग्रीन पैस्चर्स हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ पैसे बनाएँगे, काम करेंगे, रहेंगे। लाइफ़ है डिग्निफाइड है और आपको परेशानी नहीं आएगी, आप मेहनत करते हो तो आप सर्वाइव कर सकते हो। राइट। लेकिन वो कंडीशन हमने क्रिएट नहीं की। हमारे यहाँ से तो ब्रेन और ब्रान दोनों का ड्रेन हो रहा है। हमारे लोग जो इतने लोग हम इन्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर बनते ही वो अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड चले जाता है। हमारी गवर्नमेंट की कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन हम उस इन्वेस्टमेंट को, उस ड्रेन को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। हुँ, बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स देखो अमेरिका में सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स कितने हैं हमारे, जो यहाँ से ट्रेन होके गए हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। उनका बेनिफिट हमारी अपनी सोसाइटी को होता है, लेकिन वो बेनिफिट अमेरिकन सोसाइटी को हो रहा है, कैनेडियन सोसाइटी को हो रहा है, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी को हो रहा है और बहुत सारे देशों में जाके फिर भी हम वहाँ जा चले भी जाते हैं, रहते भी हैं, सिटीज़नशिप भी है, लेकिन फिर भी एक ना एक कहीं न कहीं एक फीलिंग रहती है कि हम सेकंड क्लास सिटीज़न हैं वहाँ के। हमें वहाँ अभी भी देखा जाता है ये तो इंडियन ही है। हुँ, चाहे आप अमेरिका बॉर्न हो, चाहे आप कनाडा बॉर्न हो, चाहे आप इंग्लैंड बॉर्न हो, ऑस्ट्रेलिया बॉर्न हो, लेकिन आपकी दिख और आपकी अप्रोच वही रहती है कि आप तो इंडियन ही आइडेंटिफ़ाई होते हो। आपको कोई नहीं कहता कि ये अमेरिकन है, या ये कैनेडियन है, या ये ब्रिटिश है, या ये ऑस्ट्रेलियन है, या ये न्यूज़ीलैंडर है। सो एक ये जो बात है कि हम इतने सालों से दुनिया को ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम ना तो उसको चैनलाइज़ कर पाए हैं प्रॉपर्ली कि उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और उनका रिस्पेक्ट बनी रहे। ना ही हम उनको अपने कंट्री में एडजस्ट कर पा रहे हैं कि अगर हमने उन पे इतना इन्वेस्ट किया है, उनको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, टेक्नोक्रेट बनाया, उनको वकील बनाया, उनको एकेडमिशियन बनाया, कुछ भी बनाया, बिज़नेस का लीडर बनाया, ट्रेड का लीडर बनाया, लेकिन वो अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करें। उनका जिसमें जितना हमने इन्वेस्टमेंट की है, उसकी रिटर्न तो कंट्री को आनी चाहिए ना, हुँ, लेकिन नहीं आ रही। वो सारा हमारे वेस्ट जा रही है रिसोर्स। इस पे जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव नहीं लेती, या पंजाब से देखिए हर साल लाखों की तादाद में स्टूडेंट जो हैं, यूथ पावर हमारी है, जो हमारी मेन स्टे है, हम यंगेस्ट कंट्री हैं, यूथ मतलब एज वाइज हमारी जो पॉपुलेशन है यंगेस्ट है वर्ल्ड में, है ना? दुनिया की पॉपुलेशन एज कर रही है, हुँ, वेस्टर्न कंट्री की पॉपुलेशन एज कर रही है, कनाडा की पॉपुलेशन एज कर रही है, उनको यंगर एलिमेंट चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए, वो कहाँ से आती है? ये इंडिया। थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से। तो हम उसको क्यों नहीं यूटिलाइज़ कर पा रहे? हुँ, क्यों नहीं रेगुलेट कर पा रहे? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें
गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस पे रिव्यू करना चाहिए। जी। जॉब जनरेशन वगैरह, अब बहुत सारे फैक्टर्स को अब फोकस करके ये सब कुछ अब वाइंड अप करना चाहिए जो कि प्रॉब्लम्स आ रही है, जी। राइट? जी। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी बातचीत रही। बहुत मीनिंगफुल इनसाइट्स हमें इस इशू पे मिली है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ऑडियंस के लिए आज इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, मीनिंगफुल इनसाइट्स इस इशू पे मिले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक वेलकम, थैंक वेलकम। यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय बाय।